अभी हमने डिस्कस किया डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इस डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट को हम नेचुरली भी ऑब्जर्व करते हैं इन आवर एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ अ रेनबो। सो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कि एक रेनबो बेसिकली कैसे फॉर्म होता है। उसमें भी जब हमारा एक रेनबो फॉर्म होता है उसमें भी बेसिकली डिस्पर्शन का फिनोमिना और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना टेक प्लेस करता है, जिसकी वजह से जो व्हाइट लाइट होती है फ्रॉम सनलाइट वो 7 डिफरेंट कलर्स के स्पेक्ट्रम में हमको दिखती है। सो यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं उसके बारे में। द रेनबो इज द नेचर्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। कि रेनबो नेचर का एक बहुत ही ज्यादा सुंदर स्पेक्टेकुलर और एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जिसमें हम स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को डिफरेंट कलर्स में क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द अपीयरेंस ऑफ फिनोमिना, इधर जो हम फिनोमिना की बात कर रहे हैं वो फिनोमिना है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, आर दैट उसकी कंडीशन है sun be shining in one part of the sky and the rain be falling in the opposite part of the sky। रेनबो फॉर्म होने का क्राइटेरिया ये है कि जो सन है वो स्काई के एक साइड में शाइन होना चाहिए और जो रेन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसमें एक कंडीशन और है दैट the observer back should be towards the sun। और जो ऑब्जर्वर की बैक है, ऑब्जर्वर बेसिकली उसकी जो ऑब्जर्वर की बैक है, फॉर एग्जांपल ये मेरी बैक है तो मेरी बैक सन की तरफ होनी चाहिए और मैं रेन की तरफ देख रहा होना चाहिए, तभी मुझे रेनबो ऑब्जर्व होगा क्लियरली। द प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू 2 रिफ्रैक्शंस एंड 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो प्राइमरी रेनबो होता है जिसमें हम क्लियरली 7 डिफरेंट कलर्स को ऑब्जर्व करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। ओके, प्राइमरी रेनबो उसमें बेसिकली 2 रिफ्रैक्शंस होती हैं और एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है जिसकी वजह से हम वो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हैं। वॉयलेट रे इमर्ज एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एंड रेड रे इमर्ज एट 42 डिग्री। जो वॉयलेट रे रेन ड्रॉपलेट के बाहर निकल के आती है उसका एंगल होता है 40 डिग्री और रेड रे का होता है 42 डिग्री। सो जो विब्ग्योर का फॉर्मेशन होता है VIBGYOR, जो डिफरेंट कलर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द रेड और वॉयलेट, वो डिफरेंट कलर इन्हीं 40 से 42 डिग्री के एंगल के बीच में लाई करते हैं इन द स्पेक्ट्रम। ओके, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ओवर हियर। सो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है टू शो यू गाइस कि कैसे एक रेनबो फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन। ये डायरेक्शन है रेन की, जिस डायरेक्शन में रेन होगी। रेन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा सन होना चाहिए लाइक दिस। जब इस सन से सन रेज निकल के इन रेन ड्रॉपलेट्स को जाके स्ट्राइक करेंगी तो वो रेन ड्रॉपलेट बेसिकली रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों ही फिनोमिना को अंडर ऑब्जर्व करेंगी या अंडरगो करेंगी। सो उसमें इस केस में हमारी जो रेन ड्रॉप है वो बेसिकली 2 बार रिफ्रैक्शन फिनोमिना और 1 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना को अंडरगो करेगी, जिसकी वजह से जो कि स्पेक्ट्रम है व्हाइट लाइट का, जो सन रेस के थ्रू लाइट उन वाटर ड्रॉपलेट्स में एंटर कर रही है, वो डिवाइड हो जाएगी इनटू 7 डिफरेंट कलर्स जिसको हम बोलते हैं विब्ग्योर। ओके, और जो इसकी मेन कंडीशन है इन ऑर्डर टू सी द रेनबो, जो ऑब्जर्वर की बैक होनी चाहिए वो टूवर्ड्स द सन होनी चाहिए। जो ऑब्जर्वर की पीठ है वो सन की तरफ होनी चाहिए ताकि वो रेनबो को अपने सामने यहां पे कहीं ऑब्जर्व कर सकता है।
दिस इज द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग अ रेनबो. ओके, बट फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए कितनी कंडीशन काफी हैं? 2. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो सन का डायरेक्शन है वो रेन के डायरेक्शन के अपोजिट होना चाहिए, और जो सन रेस है वो डायरेक्टली वाटर ड्रॉपलेट्स को, जो रेन ड्रॉप्स है उन्हें डायरेक्टली स्ट्राइक करनी चाहिए. ओके, दैट्स द 2 कंडीशन ओनली. सो यहां पे मैंने एक रेन ड्रॉप भी ड्रॉ की है इन ऑर्डर टू टेल यू गाइस कि एग्जैक्टली क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रेन ड्रॉप. ये रेन की एक बूंद है जिसमें कि सनलाइट डायरेक्टली आके उसको स्ट्राइक कर रही है. स्ट्राइक करते ही जो लाइट हमारी एयर में थी वो वाटर में एंटर करने लगी है, तो यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहां पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा. हियर देयर इज अ रिफ्रैक्शन 1. अब लाइट रे वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ट्रेवल करेगी और उसके किसी एंड को जाके स्ट्राइक करेगी, जिसकी वजह से वो फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब इस केस में जब लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो वाटर में के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रही है, वो वाटर के बाहर मूव नहीं कर रही. या फिर मैं कह सकता हूं जो हमारी रेन ड्रॉप है उसी के अंदर रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रहा है, उसके बाहर नहीं हो रहा. सो ये जो स्ट्राइकिंग की वजह से जो रेन ड्रॉप का डायरेक्शन, स्ट्राइकिंग की वजह से जो लाइट रे का डायरेक्शन विद इन द रेन ड्रॉप चेंज हो रहा है, दिस इज द इंटरनल रिफ्लेक्शन. और जब ये रिफ्लेक्टेड रे रेन ड्रॉपलेट के दूसरे एंड को जाके स्ट्राइक करेगी, यू कैन से द थर्ड एंड, तो वहां पे फिर दोबारा मीडियम चेंज होगा. अगेन ये जो लाइट रे है ये वाटर से निकल के एयर में आएगी. सो यहां पे फिर दोबारा वी विल ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे 2. सो रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ. एक पहले इधर फिर दूसरा इधर. और इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ? 1 बार. ओवर हियर. सो यही रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फिनोमिना जब हमारे नेचर में अकर होता है ड्यूरिंग अ रेन, सो वो बेसिकली डिवाइड कर देता है स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, जो कि सनलाइट है हमारी, उसको 7 डिफरेंट कलर में, जिसमें रेड का एंगल होता है 42 डिग्री और वॉयलेट का होता है 40 डिग्री. सो जितने भी बाकी के कलर्स हैं विबग्योर के, वो सभी इस रेड और वॉयलेट कलर के बीच में लाई करते हैं, और उनका एंगल 40 डिग्री से लेके 42 डिग्री के बीच में ही कहीं होता है. और जब हम इस फिनोमिना को जब हम या ऑब्जर्वर इस फिनोमिना को ऑब्जर्व करता है, तो वो हमको इन अ फॉर्म ऑफ अ रेनबो दिखाई देता है. सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो टेक प्लेस. अब हम एक दूसरे फिनोमिना के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेसिकली एक काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन ही है जिसको हम एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व करते हैं. जब भी कोई लाइट रे किसी फार ऑब्जेक्ट से यहां पे मेरा मतलब है लेट्स सपोज सन से, या फिर यू कैन से इनडायरेक्टली फ्रॉम मून से, या फिर स्टार से, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे एटमॉस्फेयर से काफी दूर हैं, वहां से हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू पास करके ऑब्जर्वर तक जब पहुंचती है वो लाइट रे, वो लाइट रे भी at different stages in the earth atmosphere refraction phenomena को observe करती है. It is the refraction of light caused by earth's atmosphere due to variable refractive index of you can say different zones of earth. Okay, different zones of air which is surrounding the earth. So for example हमारा ये अर्थ है,
दिस इज द अर्थ। अब जो हमारा अर्थ है ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर से सराउंडेड होता है। दिस इज द क्लोजेस्ट लेयर विच इज नियर टू द ग्राउंड। फिर एक और लेयर होती है, फिर एक और लेयर होती है, एंड देयर इज अ वन आउटर मोस्ट लेयर। सो हमारा जो अर्थ है वो डिफरेंट लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है। अब जैसे ही लाइट रे किसी फार ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल सन इज ओवर हियर, अब एक लाइट रे सन से निकल के कुछ लाइट रेस हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। सो जब वो लाइट रे डायरेक्टली फ्रॉम सन से निकल के हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, सो वो डिफरेंट जोन्स ऑफ एयर से पास करती हैं। ओके, सो देयर इज जोन 1, ओके, Z1, Z2, Z3, Z4। सो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सन की अगर डायरेक्टली अर्थ पे पहुंचेंगी और ऑब्जर्वर को डायरेक्टली स्ट्राइक करेंगी तो वो काफी हार्मफुल होती हैं बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द लाइट रे जो कि एक्चुअली ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है। अगर ये लेयर्स ना हो विच इज सराउंडिंग द अर्थ, तो जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली आके ऑब्जर्वर को स्ट्राइक करेंगी और वो जो एक्चुअल रेज होती हैं वो सन की वो काफी हार्मफुल होती हैं। ओके, सो देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एयर जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को सराउंड करती है, और हर लेयर के साथ या फिर आप कह सकते हैं हर जोन ऑफ एयर के साथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जोन 1 ऑफ एयर के लिए n की वैल्यू है n1, जोन 2 के लिए है n2, जोन 3 के लिए है n3 एंड जोन 4 के लिए है n4। सो हर लेयर ऑफ एयर जो कि अर्थ को सराउंड करती है, हर जोन के साथ हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है, और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की वजह से जो लाइट रे सन से आ रही है, स्टार से आ रही है या कहीं से भी आ रही है फ्रॉम अ फार ऑब्जेक्ट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, वो रिफ्रैक्शन फिनोमिना को अंडरगो करती है। ओके, सो इसी रिफ्रैक्शन फिनोमिना के जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं या फिर इसी रिफ्रैक्शन फिनोमिना के जो डिफरेंट चीजें हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट फिनोमिनास, उसको हम डिस्कस करेंगे अंडर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके अंदर हमारा आता है कि वाई सनसेट इज ऑब्जर्व 2 मिनट्स लेट आफ्टर द सनसेट, या फिर वाई द सनराइज ऑब्जर्व 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, या फिर वाई द स्टार ट्विंकल। ऐसे कुछ फिनोमिनाज हैं जो बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल कि ये फिनोमिना एक्चुअली कैसे टेक प्लेस करते हैं। ओके, बट दिस इज अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। ओके, सो अब हम कुछ फिनोमिनाज डिस्कस करेंगे जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को बेसिकली यूज करते हैं या इन्वॉल्व करते हैं कहीं ना कहीं। फिनोमिनाज इन्वॉल्विंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो जो पहला फिनोमिना है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सो जो स्टार्स होते हैं हमारे नेचर में, वो हमें यहां से देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। सो देखते हैं कि वो एक्चुअली ट्विंकल करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके, ऑन अ क्लियर नाइट a starlight enters into earth atmosphere। एक क्लियर नाइट पे मींस क्लाउड नहीं है, एकदम क्लियर नाइट है, जिस नाइट में एक ऑब्जर्वर स्टार्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकता है क्लियरली फ्रॉम अर्थ। सो एक ऐसी क्लियर नाइट में जब लाइट फ्रॉम द स्टार एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब लाइट रे स्टार से निकल के अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, atmospheric refraction take place due to gradually changing refractive index of air।
तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उस लाइट रे का जो कि स्टार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे लेयर लाइट डिफरेंट लेयर ऑफ एयर को पास करते हुए ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, तब तक ड्यू टू पासिंग ऑफ थ्रू डिफरेंट लेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा फॉर ईच एंड एवरी लेयर ऑफ एयर। इसका मतलब ड्यू टू चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट जोन्स ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होगा ऑफ दैट लाइट रे जो कि स्टार से ऑब्जर्वर तक आ रही है। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम इज नॉट स्टेशनरी, इस लाइन को ध्यान से समझना है। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम, इस केस में रिफ्रैक्टिव मीडियम कौन है? ये केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें रिफ्रैक्टिव मीडियम कौन है? इस केस में रिफ्रैक्टिव मीडियम है अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर एक रिफ्रैक्टिव मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है जो कि स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे लाइट की स्पीड बहुत फास्ट होती है, वो एकदम से सारे जोन्स ऑफ एयर को क्रॉस करेगी, बट हर जोन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो वो रिफ्रैक्शन फिनोमिना भी ऑब्जर्व करेगी। The starlight entering the eye of observer continuously fluctuates. ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लाइट फ्रॉम द स्टार अर्थ के एटमॉस्फेयर को पास करते हुए ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, तो हर जोन ऑफ एयर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से वो लाइट रे अंडरगो करेगी फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो जो लाइट ऑब्जर्वर तक एक्चुअली पहुंचेगी वो काफी बार ऑलरेडी रिफ्रैक्ट हो चुकी होगी, जिसकी वजह से जो ऑब्जर्वर उस स्टार को ऑब्जर्व कर रहा है या उस लाइट रे को ऑब्जर्व कर रहा है, वो लाइट रे उसको फ्लक्चुएट करती हुई दिखेगी। ओके, दिस मीन्स द ल्यूमिनस एनर्जी रिसीव पर सेकेंड फ्रॉम द स्टार इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस विथ टाइम। जब लाइट रे एक रेयरर टू डेंसर मीडियम में एंटर करेगी या फिर एक रेयरर जोन ऑफ एयर से डेंसर जोन ऑफ एयर में एंटर करेगी, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, या फिर जब डेंसर से रेयरर जोन ऑफ एयर की तरफ मूव करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। सो जब जो ऑब्जर्वर डायरेक्टली उस लाइट रे को ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ऑफ द अर्थ, सो उसको ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन फिनोमिना वो लाइट रे फ्लक्चुएट करती हुई दिखेगी, और इस फ्लक्चुएट को हम बोल सकते हैं कि जो ल्यूमिनस लाइट एनर्जी हमें स्टार से मिल रही है वो पर सेकेंड या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और इस इंक्रीज और डिक्रीज का रीजन क्या है? जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर में एंटर कर रही है तो इंक्रीज हो रही है, जब वो रेयरर टू डेंसर में जा रही है तो वो डिक्रीज हो रही है। सो इसी इंक्रीज और डिक्रीज को ऑब्जर्वर फ्लक्चुएशन की तरह देख रहा है, और इसी की वजह से जो स्टार है इट अपीयर समटाइम ब्राइटर और समटाइम फेंटर फॉर द ऑब्जर्वर। स्टार कभी तो ब्राइटर हो जाता है, जो लाइट आ रही है, जो लाइट रेज हमें स्टार से मिल रही है वो कभी हमें ब्राइटर दिखती है और कभी फेंटर दिखती है, और इस ब्राइटनेस और फेंटनेस ऑफ द लाइट रे को ही वी विल सी एज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सो स्टार एक्चुअली ट्विंकल करते हैं? नहीं करते। इफ somebody asks you कि star actually twinkle, you say no. But the light ray from the star which is coming towards the observer after passing all the layer of atmosphere, or you can say due to the change in the refractive index through all the layers of atmosphere, appears to be twinkling to the observer. कि जो लाइट रे स्टार से निकल के अर्थ एटमॉस्फेयर के सारे जोन्स को पार करते हुए और
हर जोन से रिफ्रैक्शन फिनोमिना को अंडरगो करते हुए ऑब्जर्वर तक पहुंचती है, वो लाइट रे ऑब्जर्वर को ट्विंकलिंग करती हुई अपीयर होती है, बट एक्चुअली स्टार ट्विंकल करते हैं नहीं। सो ये दिस इज द फर्स्ट फिनोमिना जिसमें हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। अब हम एक सेकंड फिनोमिना डिस्कस करेंगे जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, जो कि है डिले सनसेट एंड एडवांस सनराइज। एक्चुअली अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो सुबह के टाइम ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सनराइज, अगर आप सन को ऑब्जर्व करेंगे, जो सन होगा वो एक्चुअली सनराइज में 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज हमको दिखेगा। और यही चीज अगर आप इवनिंग में करें, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट, अगर आप सन को ऑब्जर्व करें इन अ प्लेन एरिया, तो आपको जो सन है वो एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद भी दिखाई देगा। सो ये जो फिनोमिना होता है ये होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, सो लेट्स सी ऐसा क्यों होता है। सो एक्चुअल सनराइज मीन्स सनराइज ऑन एक्चुअल क्रॉसिंग द होराइजन। जब सनराइज होता है हम कब बोलेंगे कि सनराइज हो चुका है, जब वो एक्चुअली होराइजन को क्रॉस कर लेता है। होराइजन बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, होराइजन एक ऐसा एरिया होता है जिस एरिया में स्काई और लैंड हमको दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि वो आपस में मिल रहे हैं, बट एक्चुअली वो मिल नहीं रहे होते। और यू कैन से द एरिया at which sun and land appears to meet but they are not actually meeting is known as horizon. होराइजन एक ऐसा प्लेन है जहां पे कुछ नहीं होता, बस स्काई होता है और लैंड होता है, और ऑब्जर्वर जब दूर तक देखता है उस एरिया में तो लैंड और स्काई ऐसा लगता है आपस में मिल रहे हैं, बट वो आपस में नहीं मिल रहे होते। सो एक्चुअल सनराइज का मीनिंग होता है जब सनराइज उस होराइजन को क्रॉस कर ले एक्चुअली, बट एक्चुअली इन द एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस और वैक्यूम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर के जोन्स का विद रिस्पेक्ट टू द फ्री स्पेस जो कि होराइजन है हमारा, या फिर वैक्यूम, वो होता है 1.003। और अगर मैं और स्पेसिफिक बोलूं तो ये क्वांटिटी होती है 1.00029 को हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया 1.0003। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस और वैक्यूम। ड्यू टू दिस द सनलाइट बेंड्स टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो सनलाइट सन की से आ रही है हमारे पास, वो बेंट हो जाती है टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। और जो ऑब्जर्वर है, अगर इस डायग्राम के थ्रू अगर आप देखें तो ऑब्जर्वर अर्थ पे है, दिस लाइन इज द होराइजन जहां पे लैंड और स्काई अपीयर्स टू मीट हो रहे हैं एक ऑब्जर्वर को। सो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो सन की जो एक्चुअल पोजीशन है, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, और यहां पे है एपरेंट पोजीशन। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 1.00003 होने की वजह से जो सनलाइट इस सन से निकल रही है वो बेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स द अर्थ। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब वो लाइट रे बेंड हो गई टुवर्ड्स द अर्थ। अब ऑब्जर्वर कहां है? अर्थ पे। तो लाइट रे कहां रीच करेंगी? ऑब्जर्वर तक। तो ऑब्जर्वर को वो सन एक्चुअली में दिखता हुआ नजर आएगा, बट एक्चुअली में सनराइज नहीं हुआ है। The sun appears to be raised above the horizon when it is slightly below the horizon, जिसकी वजह से जो एक्चुअल सन की पोजीशन है वो above the horizon ऑब्जर्वर को नजर आती है, like this in this diagram. The apparent shift is of half degree. ये जो शिफ्ट है बेसिकली सनराइज की पोजीशन में, ये हाफ अ डिग्री है
एंड कॉरस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एपरेंट सनराइज, या फिर हम बोले कि जो टाइम का डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअल सनराइज और एपरेंट सनराइज का, या एक्चुअल सनसेट या एपरेंट सनसेट का, वो हमारा आता है 2 मिनट्स का. इट इज ऑफ 2 मिनट्स. सो अगर आप सुबह के टाइम में सनराइज देख रहे हो और सन आपको दिख रहा हो, तो यू कैन से कि जो सन हमें दिख रहा है वो एक्चुअल सनराइज नहीं है, वो सनराइज होने से 2 मिनट पहले का जो एपरेंट पोजीशन ऑफ सन है वो हमें दिख रही है. सिमिलरली सनसेट के लिए भी सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है कि जो एक्चुअल सनसेट हो जाता है उसके बाद भी 2 मिनट तक हमें सन दिखाई देता है, क्योंकि वो जो होराइजन है वो क्रॉस कर चुका है एक्चुअली, बट ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो हमें दिखता है 2 मिनट बाद तक भी. Thus, the sun is visible before actual sunrise and after actual sunset. So, ये जो फिनोमिना हुआ पूरा, ये है वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ओके, एंड ये काफी बार पूछा भी जाता है. सो प्लीज डू रिमेंबर इट दैट व्हाई द एक्चुअल सनसेट और एक्चुअल sunrise take place before the actual sunrise or actual sunset. Okay, so this is the whole phenomena on this. So अब हम एक और फिनोमिना यहां देखेंगे जिसमें हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखते हैं. वो फिनोमिना है why stars appear slightly higher than the actual position of star. सो जब हम स्टार्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर या अर्थ के सरफेस के थ्रू देखते हैं, तो स्टार हमेशा हमको जो उनकी एक्चुअल पोजीशन होती है उससे थोड़ा सी हायर पोजीशन पे नजर आते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ड्यू टू द ग्रेजुअली इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, जैसे जैसे स्टार से लाइट हमारे अर्थ सरफेस में एंटर करती है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के जोन्स का वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है. और हम कह सकते हैं हमारी जो एयर है, जो लाइट रे है फ्रॉम द एयर, वो रेयरर टू डेंसर मीडियम में एंटर करती जाती है जब तक वो ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच जाती, जो कि अर्थ के सरफेस पे है. एज द स्टार लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, it bends more and more towards the normal as it is reaching the earth surface. So जैसे जैसे स्टार से लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो हर जोन ऑफ एयर के साथ वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो रेयरर टू डेंसर मीडियम की में होने लगता है. और उसी रेयरर टू डेंसर मीडियम में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ और बेंड करने लगती है. Thus, the apparent position of star is slightly higher than the actual position when it is viewed from the earth. So, जो let's suppose ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन थी, दिस इज द apparent पोजीशन, और ये है हमारा ऑब्जर्वर. सो एक्चुअल पोजीशन से स्टार ने लाइट एमिट की और वो अर्थ के सरफेस में पहुंची. जब तक वो लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंची, वो इतनी बार टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी जो एक्चुअल पोजीशन थी वो चेंज हो गई, और ऑब्जर्वर ने क्या देखी? एपरेंट पोजीशन, जो कि एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी दूर थी, स्लाइटली हायर थी फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन. इसी की वजह से जो एक्चुअल पोजीशन होती है स्टार की, उससे डिफरेंट दिखाई देती है हमें उसकी एपरेंट पोजीशन, जो कि थोड़ी सी हायर होती है फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन. और ये सब क्यों होता है? ये सब होता है ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सो दिस इज द अनदर फिनोमिना रिलेटेड टू इट.